नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। बिहार चुनाव में एक नया ट्विस्ट आया है आज, जिसकी तरफ कांग्रेस का ध्यान निश्चित तौर पर होगा। आज महागठबंधन, इंडिया गठबंधन का होगा। राहुल गांधी और तेजस्वी कुमार को इस मुद्दे पर, इस मसले पर, इस नए ट्विस्ट पर गंभीरता से विचार करना होगा। और जहां तक मुझे लगता है कि राहुल गांधी इस ऐसे विषय पर निश्चित तौर पर पहले से ही कुछ सोच विचार करके कोई रणनीति बना चुके होंगे। अब उसे केवल अमली जामा पहनाना होगा। अब आपको बता दें कि नया ट्विस्ट जो है, आज आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने यह ऐलान किया है कि आम आदमी पार्टी बिहार में चुनाव लड़ेगी। अभी यह तय नहीं है कि वो कितने सीटों पर लड़ेगी, लेकिन ये चुनाव लड़ेगी। आप एक तरह से समझ सकते हैं, ये कहा जा सकता है कि इंडिया गठबंधन जो बिहार में पिछले 6 महीने से लगातार दिन रात एक करके एड़ी चोटी का पसीना बहाते हुए अपनी स्थिति को मजबूत करने में जुटा हुआ है, चाहे वो आरजेडी की तरफ से हो, चाहे वो कांग्रेस की तरफ से हो, दोनों ही पूरी ताकत झोंक चुके हैं। खास तौर पर कांग्रेस ने 2025 में लगातार एक सूत्रीय अभियान चला रखा है, जैसे बिहार में किस तरह से पार्टी को खड़ा करना है, पार्टी के संगठन को मजबूत करना है, और सब अब की बार कुछ ऐसा करना है जो इतिहास बन जाए। जी हाँ, राहुल गांधी इसी के लिए लगे हुए हैं। उनकी जो सोशल इंजीनियरिंग है, उनका जो सामाजिक न्याय है, वो सामाजिक न्याय को लेकर के पिछड़ों, अति पिछड़ों, दलितों और महादलितों, आदिवासियों के बीच अपनी पैठ बनाने में पूरी तरह से जुटे हुए हैं। तेजस्वी यादव भी लगे हुए हैं। उन्होंने जिस तरह से मंडल साहब को प्रदेश का अध्यक्ष बनाया, और इसके पीछे की जो सोच रही कि मंडल साहब अति पिछड़ों के बीच से आते हैं, लिहाजा वो जो अति पिछड़ों का एक बड़ा वोट बैंक है जो अब तक नीतीश कुमार के पास रहा है, तब तक जो अभी नीतीश कुमार के रहा है, उसको उसमें सेंध लगाने की कोशिश की जा रही है। इसमें कितना सफल हो पाते हैं तेजस्वी यादव और राहुल गांधी, जो कि महादलित और दलितों के बीच संविधान सुरक्षा के नाम पर, आरक्षण के नाम पर, जाति जनगणना के नाम पर ये जो उन्होंने शुरू किया है जनवरी 2025 से लेकर के और अब तक, तमाम ऐसे कार्यक्रम उन्होंने आयोजित किए। बिहार का लगातार जो दौरा किया, चाहे वो अंबेडकर हॉस्टल हो का मामला हो, आप देख सकते हैं, चाहे वो दशरथ मांझी के घर जाना हो, और इन सब के अलावा संविधान सुरक्षा सम्मेलन, अब तक बिहार में 5, लगभग आधा दर्जन संविधान सुरक्षा सम्मेलन हो चुका है। पाल साहब भी इसमें शामिल हो चुके हैं, जो कि आम आदमी पार्टी के ही मंत्री रह चुके हैं दिल्ली में, और अब कांग्रेस के साथ हैं। और उन्हें दलितों, महादलितों का एक तरह से मसीहा माना जाता है। दलितों और महादलितों के बीच उनकी अच्छी घुसपैठ है, अच्छी पैठ है। राजेश राम, पासी साहब, इन सबको मिलाकर के एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाया है राहुल गांधी ने,
कि किसी तरह से इन सब के साथ मिल करके, और उनका जो आत्मीयपन है, जहाँ भी जाते हैं जिसके साथ भी मिलते हैं, अब दशरथ मांझी के परिवार से मिल करके, उनके बच्चों से, उनकी बेटियों से, बहुओं से बातचीत करके हर जगह एक अपनत्व का भाव दिखाने की कोशिश करते हैं, और वो एक सहज प्रक्रिया की तरह होता है, देखने से भी कहीं बनावट नहीं लगता। लेकिन हम बात कर रहे थे आम आदमी पार्टी की। वो आम आदमी पार्टी जो पहले गुजरात में जाकर के कांग्रेस और बीजेपी के बीच में वोट कटवा का काम करने का काम किया उन्होंने, जिसके चलते कांग्रेस को 2017 में भी हार का सामना करना पड़ा था। जम के लड़े थे, जीत भी सकते थे, लेकिन कांग्रेस को डैमेज किसने किया? आम आदमी पार्टी ने। हरियाणा का चुनाव आप सबको याद होगा, अभी हाल ही में गुजरा है। तब तो इंडिया गठबंधन भी था। राहुल गांधी लगातार अरविंद केजरीवाल को लेकर के बहुत सकारात्मक थे। जब वो जेल में थे, बार बार इंडिया गठबंधन के नेता, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने क्या किया? हरियाणा में गठबंधन था, बातचीत चल रही थी, इस बीच राहुल गांधी विदेश जाते हैं और यहां आम आदमी पार्टी सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान करती है। यह भी सही है कि इसमें कांग्रेस की भी भूमिका स्थानीय स्तर पर कमतर नहीं रही, लेकिन जो बात बाद में उठी कि कांग्रेस ने गठबंधन को तोड़ा है, जबकि हकीकत यह थी कि कांग्रेस सीट शेयर करने के लिए तैयार थी। हरियाणा में कांग्रेस का, आम आदमी पार्टी का कोई जनाधार है नहीं, लिहाजा उन्हें भी सीट दी जा रही थी उनके हिसाब से, लेकिन वो आम आदमी पार्टी को स्वीकार नहीं था। और आरोप लगाया गया बाद में कि अगर इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ा होता तो जीत इंडिया गठबंधन की होती। आपने गुजरात को देखा, आपने हरियाणा को देखा, हर जगह जहां कहीं भी कांग्रेस और बीजेपी के का आमना सामना सीधे सीधे है, कोई तीसरा नहीं है, वहां पर आम आदमी पार्टी टपकती है और कांग्रेस को नुकसान पहुंचाती है। आजकल गुजरात भी हो आए, वहां भी जनसभाएं की थी और वहां भी चुनाव लड़ने का ऐलान करके आए हैं अरविंद केजरीवाल। इन दो ही जिलों में, दो ही राज्यों में अभी फिलहाल कलकत्ता जाने की स्थिति उनकी नहीं है, पश्चिम बंगाल जाने की स्थिति उनकी नहीं है। ऐसे में कांग्रेस को अब कुछ और सतर्क होना पड़ेगा। एक चीज और कहना चाहूंगा कि ये आम आदमी पार्टी अचानक से बिहार का चुनाव लड़ने के लिए नहीं आई है। कल जिस तरह से मैंने आप लोगों को एक समीकरण समझाने की कोशिश की थी, बताने की कोशिश की थी कि भारतीय जनता पार्टी का अपना कोई ऐसा चेहरा नहीं है जिसके दम पर वो बिहार में चुनाव लड़ सके विधानसभा का, इसीलिए वो गुणागणित में लगी हुई है। एक तरफ चिराग पासवान को खड़ा करके 2020 दोहराने की कोशिश की जा रही है, और वहीं चिराग पासवान की लोजपा और प्रशांत किशोर, इन दोनों के बीच में एक गठबंधन करा करके एक तीसरा गठबंधन वहां खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। और बहुत संभव है कि जो तीसरा गठबंधन होगा उस गठबंधन से आम आदमी पार्टी भी कहीं ना कहीं जुड़ेगी।
ये सारा का सारा गणित अमित शाह, आरएसएस और बीजेपी का है। इसी के तहत ये सारी बुनावट की गई है कि अगर प्रशांत किशोर और चिराग पासवान से बात नहीं बनती है तो एक और पार्टी को उसमें घुसा दिया जाए, एक गठबंधन को और थोड़ा और मजबूत कर दिया जाए, ताकि आगे आने वाले समय में कांग्रेस को, महागठबंधन को पराजित किया जा सके। लेकिन बिहार में भी आम आदमी पार्टी का कोई जनाधार नहीं। यहां एक बात और आएगी कि बात इंडिया गठबंधन की हो रही है, तो सवाल यह भी उठता है कि क्या आम आदमी पार्टी आज भी इंडिया गठबंधन में है? क्योंकि पिछला जो आखिरी चुनाव हुआ है इस देश में विधानसभा का, दिल्ली में तो इंडिया गठबंधन नाम की कोई चीज थी नहीं। बावजूद इसके ममता बनर्जी से लेकर के अखिलेश यादव तक आम आदमी पार्टी का प्रचार करने के लिए दिल्ली जरूर पहुंचे थे और आम आदमी पार्टी के लिए उन्होंने काम भी किया था, वो चाहे टीएमसी हो या समाजवादी पार्टी हो। अब क्या करेंगे अखिलेश यादव? क्या बिहार में भी वो आम आदमी पार्टी के साथ होंगे या कांग्रेस महागठबंधन के साथ होंगे, आरजेडी के साथ होंगे? ममता बनर्जी और लालू यादव का भी पुराना संबंध है, दोनों के बीच अच्छे व्यवहार हैं, अच्छे संबंध हैं। लेकिन ममता बनर्जी कहां जाएंगी, ये एक यक्ष सवाल है। अखिलेश यादव तो रिश्तेदारी में भी आते हैं। ये दीगर बात है कि आज लालू यादव का परिवार ही थोड़ा संकट में जरूर है। इन सब चीजों को लेकर आगे आने वाले चुनावों में उनके परिवार का मसला भी बीजेपी जरूर उठाएगी। तेज प्रताप के मामले को, लेकिन ये एक आज जो नया शिगुफा आया है वो जबरदस्त है। अब संजय सिंह की इस घोषणा के बाद से ऐसा लगने जरूर लगा है कि अब बिहार में चुनाव की सरगर्मी थोड़ा और तेज होती जा रही है, क्योंकि संजय सिंह ने चुनाव की घोषणा के साथ साथ एक चीज और कही, और ये ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है। संजय सिंह ने जो कहा उस चीज को, उस बात को बहुत पहले कांग्रेस को उठा लेना चाहिए था, आरजेडी को उठा लेना चाहिए था। दिल्ली में सरकार बनने के बाद से बीजेपी के जिस तरह से बिहारियों को, यूपी वालों को, खास तौर पर बिहार के लोगों को जो बहुत ज्यादा संख्या में वहां हैं, वहां उनके आवासों पर जो कि मजदूरी करते हैं, ज्यादातर लोग मजदूरी ही करते हैं और झुग्गी झोपड़ियों में ही रहते हैं, उन सब को बेघर कर दिया गया। उन्हें दिल्ली से भगाने की रणनीति पर बीजेपी काम कर रही है। कांग्रेस को बहुत पहले यह काम करना चाहिए था कि वहां जो कुछ भी हो रहा है उसकी केवल वीडियो बिहार के लोगों को तक पहुंचा देते। वहां जो कुछ भी हो रहा है बिहार के लोगों को वो बता सकते थे, और ये बीजेपी को एक तरह से एक्सपोज किया जा सकता था कि जो सरकार, जो भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में बिहार के लोगों को निर्वासित कर सकती है, उस बीजेपी से बिहार में क्या उम्मीद की जा सकती है।
हालांकि अब कुछ कहने की बात नहीं है। कुछ लोग हैं जो कि बीजेपी के भक्त के तौर पर कुछ भी हो जाए वो जिंदाबाद करते रहेंगे, लेकिन बीजेपी, आरएसएस, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह इन 11 सालों में, या ये कहिए कि 2024 और 2025 में पूरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं। इन्हें जनता से कोई लेना देना नहीं है। अगर किसी को लेना देना होता जनता से तो एक विमान हादसा पड़ा, उसके बाद हेलीकॉप्टर का क्रैश करना, नदी में पुल का बह जाना, ढह जाना, चारों तरफ मातम ही मातम। और हमारे प्रधानमंत्री विदेश की यात्रा पर सम्मान बटोरने के लिए गए हैं। साइप्रस में उन्हें साइप्रस का सबसे बड़ा सम्मान दिया गया। आपके भारतवर्ष के जो सबसे छोटा राज्य होगा उतना, उससे भी अगर छोटा नहीं तो उसके बराबर ही होगा साइप्रस। इतना बड़ा सा देश, वहां का सम्मान हासिल करना जरूरी था। हमारी जनता मरती है तो मरती रहे, क्या फर्क पड़ता है उसके। अब तो कह दिया जाएगा, अमित शाह ने कहा ही कि एक्सीडेंट को रोका नहीं जा सकता है। कुछ ऐसा काम तो किया जा सकता है जिससे कि एक्सीडेंट हो न, लेकिन उस पर कोई ध्यान है नहीं। कुंभ में लोग मरते हैं तो ये कहा जाता, भगदड़ में अव्यवस्था के चलते मरते हैं लोग तो कह दिया जाता है कि उन्हें मोक्ष मिल गया। उत्तर प्रदेश की बात करें, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, अवैज्ञानिक तरीके से एक रोपवे बनाया जा रहा है, बिना कुछ शहर को समझे हुए, बिना कुछ शहर को जाने हुए। भूमिगत स्थिति क्या है, इतना प्राचीन शहर है जिसका डर था वो हो गया। एक बहुत बड़े पुराने अति प्राचीन शाही नाले के बगल में, घोड़ा नाले के ऊपर पिलर बनाते समय जो खुदाई की गई उसमें घोड़ा नाले को क्षतिग्रस्त कर दिया। स्थिति यह है कि आज आसपास के दर्जनों दुकान हो, मकान हो, होटल हो, सबको खाली करवाया जा रहा है कि कोई बड़ा हादसा न हो। बिना सोचे समझे, बिना किसी रणनीति के, बिना कोई वैज्ञानिक आधार के कुछ भी कर दीजिए। लोग मरते हैं तो मरे, कुछ गड़बड़ी होती है। एक चीज साफ है, जहां समझ में ना आवे वहां बैन लगा दो। जो आप अपनी समझ से अलग हो वहां पर बैन लगा दो, वहां कोई आएगा जाएगा नहीं। आदमी अगर सही बात बोल रहा है तो उसका मुंह बंद करा दो। आम जनता से कोई सरोकार नहीं। और अब बिहार को जीतने के लिए वो एक ऐसी लालसा है जो 78 साल में कभी पूरी नहीं हुई। उसी लालसा में अमित शाह अपनी गोटी बिठाने में फिट हैं, जिसके तहत माना यही जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस की ही देन है कि आम आदमी पार्टी बिहार पहुंचा है। देखते हैं आगे इस संजय सिंह की इस घोषणा के बाद
आरजेडी, कांग्रेस और उसके सहयोगी दल वामपंथ, ये लोग क्या स्ट्रेटजी अब अपनाते हैं कि किस तरह से प्रशांत किशोर को, आम आदमी पार्टी को और चिराग पासवान को, इनको कैसे काउंटर किया जाता है, बात अब इस पर आ पड़ी। आज बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नए मसले के साथ, किसी नए मुद्दे के साथ। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।